हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आप लोगों को सोशल से हिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट हम आपको भेज चुके थे, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हम स्टार्ट किए थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप में किस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जो आंदोलन हुआ, 1789 में आंदोलन होने के बाद किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने फ्रांस में किस तरह से लोगों ने जनतांत्रिक अर्थात प्रजातंत्र की स्थापना करने का प्रयत्न किया। उसके बाद जो है नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार की, ये हम फर्स्ट पार्ट में आपको भेज चुके हैं। नाउ अब हम यहाँ पर ये आपका स्टार्ट करेंगे कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, क्या क्या राष्ट्रवाद, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब 18वीं शताब्दी में यूरोप था तो उस समय जो उसके क्षेत्र थे वो विभिन्न भागों में विभाजित होते थे, और जो वहाँ के स्वतंत्र शासक थे वो बड़े ही निरंकुश थे। जो शासक थे वो बहुत ही निरंकुश थे, और उन जिन पर वो शासन करते थे, जो क्षेत्र उनके अधीन थे, वो उनकी कोई अपनी सामूहिक पहचान नहीं थी, कोई अपना संस्कृति के वो भागीदार नहीं थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और जो एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था, ये कई अलग अलग क्षेत्रों को, जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था, जिसमें जैसे टिराल है, ऑस्ट्रिया है, सुडेटलैंड है, बोहेमिया भी है। ये सब जर्मन भाषा बोलने वाले थे, और इसमें आधे लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे, और कुछ लोग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई पोलिश भाषा का बोल रहा है तो कई जर्मन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के तरीके से देखिए कि वहाँ पर कोई एकता नाम की चीज़ नहीं थी, और यही जो लोगों के अंदर जो अंतर था, यही राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न कर रही थी। और यदि लोगों में कोई भी एक आस्था थी, लोगों को अगर आपस में कोई बांधने वाला तत्व था, तो लोग केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो ऐसी स्थिति में किसी के अंदर ये राष्ट्रवाद के विकास की कहीं पर आशा नज़र नहीं आ रही थी। तो ऐसे में एक वर्ग आपका किस तरह से, अब हम बताएंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से ये सहायक तत्व हमको मिले। तो पहला है कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावी होना। तो हम बताएं कि पहले दो ही वर्ग था, एक कुलीन वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, मजदूर वर्ग था। तो कुलीन वर्ग का पहले से ही ये था कि कुलीन वर्ग में जो प्रभावशाली लोग थे, जमीन के मालिक हुआ करते थे, और ये सामाजिक राजनीतिक रूप से बड़े प्रतिष्ठित वर्ग थे, और इसमें इनकी जो एक जीवन शैली थी, बड़ी साझा जीवन शैली थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों में ये फ्रेंच भाषा, बातचीत के लिए फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और ये चाहे फ्रांस में, यूरोप में, चाहे फ्रांस का, चाहे जर्मनी का, मतलब हर जगह से ये आपस में वैवाहिक रिश्तों में बंधे हुए थे आपस में। तो ये जो कुलीन वर्ग था ये शक्तिशाली था, लेकिन संख्या की दृष्टि से ये बहुत छोटा था। जनसंख्या में अधिकांश लोग क्या थे? कृषक थे। और कृषक क्या थे? वो ज़मीन पर किराएदार थे, छोटे काश्तकार थे, खेती करते थे, और उनकी जो ज़मीन थी वो जागीरों में विभक्त थे, और भूदास जो है वो खेती करते थे। तो अब आपका आता है कि जो मध्यम यूरोप में जब औद्योगिक उत्पादन हुआ और व्यापार में शहरों का विकास हुआ, वाणिज्यिक वर्ग का उद्भव हुआ, तो कुलीन वर्ग जो था वो हमेशा से ही निम्न वर्ग को उस पर शासन करता था। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे एक नया वर्ग जो है उभर कर वो सामने आया, नया वर्ग जिसका नाम हुआ मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग था। जाहिर है औद्योगिकरण के कारण जो मजदूर था, तो ये मजदूर वर्ग से ही ये मध्यम वर्ग जो है बना है। इसमें शिक्षित वर्ग में जैसे वकील था, शिक्षक थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, ये सब औद्योगिकरण की वजह से ही अस्तित्व में आए हैं। औद्योगिक उत्पादन के कारण ये वस्तुओं का उत्पादन करते थे, और इस तरीके से इनका मध्यम वर्ग का जो है उदय हुआ। अब
मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ तो मध्यम वर्ग ने, जाहिर है कि जब मध्यम वर्ग हमेशा से, पहले तो वो लोग शोषण कर, पहले तो वो जुल्म सहते हुए आते थे, लेकिन जब वो पढ़ लिख लिए तो जाहिर है कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो अपने ऊपर जुल्म नहीं सहेगा, वो ज़रूर ही क्रांति की आवाज़ उठाएगा, वो ज़रूर ही आगे बढ़ेगा। और इसी धीरे धीरे यहीं से मध्यम वर्ग से ही धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है डेवलप हुई। अब आपका आता है उदारवाद। उदारवाद उदारवाद एक नया शब्द है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित ये जो उदारवाद आया, उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की समझ सबकी समानता थी। उदारवाद को जो है लैटिन भाषा में लिबर शब्द से बताया गया है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। अब उदारवादी लोगों की क्या ये भावना थी कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून की समझ समानता पर बल देते थे। उदारवाद ऐसे व्यक्ति थे जिनमें ये ऐसे सरकार के गठन पर बल देता था जो सहमति से बना हो। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहता था। वो ये चाहता था कि संविधान हो और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष था, और निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी ये बल देता था। कानून की समझ समानता के विचार का अर्थ सब लोगों को मताधिकार, उसका ये मतलब नहीं था कि कानून की समझ से सभी लोग समान हों, तो इसमें ये नहीं कि सभी लोगों को मताधिकार हो। इसने उदारवादी प्रजातंत्र का पहला ये राजनीतिक प्रयोग था कि वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही प्राप्त था। संपत्तिविहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। तो इसके लिए जो नेपोलियन की संहिता थी, ये पुनः जो है सीमित मताधिकार वापस लाई गई और उसने महिलाओं को अवयस्क की श्रेणी में रखते हुए पिता और पतियों के अधीन कर दिया। तो ये जो उदारवाद है ये दो तरीके से आया कि, और दूसरी चीज़ इसमें दिया आर्थिक क्षेत्र में किस तरह से उदारवाद ने भूमिका निभाई, कि इसमें आर्थिक क्षेत्र में ये उदारवाद ने ये दिखाया कि पहली बात तो जो उदारवाद जो है मुक्त बाजार और वस्तुओं की पूंजी के आवागमन पर जैसे राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो, राज्य उदार जो व्यापार है वो राज्य की नियंत्रण में ना हो, राजा का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो। जैसे जो नेपोलियन ने 29 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, इसमें प्रत्येक को अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। इसको हम पहले फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो सन 1833 में ये एक व्यापारियों को सीमा शुल्क की उसमें कई जगह पर उनको शुल्क देना पड़ता था और हर बार उनको सीमा शुल्क देना पड़ता था, और ये जो शुल्क था ये उनको उनके वस्तुओं के भार या आकार के अनुसार लगाया जाता था। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो शुल्क था और जो नाप तौल की व्यवस्था थी, ये हर क्षेत्र में जो है अलग अलग थी। तो इन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए एक जो है जाल्वे राइन, याद है 1834 में प्रशा ने पूंजी की आवागमन जो है बाधित हो रही थी, इसके लिए 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जिसका नाम जाल्वे राइन रखा गया। उसको जाल्वे राइन जो है एक शुल्क संघ था जो व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका आता है कि इसके बाद आपका आता है रूढ़िवाद की स्थापना। रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना आपका आता है, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। इसमें हमने थोड़ा सा पॉइंट बनाया है कि रूढ़िवाद की स्थापना कैसे हुई, पुनर्स्थापना कैसे हुई। अब देखिए, जब 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय जो सरकारी थी वो रूढ़िवादिता की विचारधारा से प्रभावित थी। रूढ़िवादी ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाओं जैसे चर्च हुआ, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये यही चाहते थे कि इस राजा की जो पहले रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी चीज़, ये फिर से वही राजा की निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उनको ज्ञान हो गया कि जो उदारवाद है, जो ये आधुनिकीकरण है, यह राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम थी। आधुनिकीकरण राज्य की शक्ति को अधिक सक्षम और मजबूत बना सकता है।
एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, ये सब निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो इसके बाद 1815 में जो है वियना की संधि हुई। आपको जब बताए थे कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना तो उसने बहुत सारे क्षेत्र प्रदेश जीते, तो वो साम्राज्यवाद की भावना करने के लिए विचार से वो जाके ब्रिटेन से जा मिला। ब्रिटेन जो अब इंग्लैंड है, उसी ब्रिटेन से जो है जाके मिल बैठा। लेकिन ब्रिटेन भी कम नहीं था, वो ये उसको नेपोलियन को हराना चाहता था, और इसलिए ब्रिटेन के साथ नेपोलियन का वाटरलू का जो है युद्ध हुआ। तो वाटरलू के युद्ध के बाद वियना की संधि हुई। वियना की संधि में 1815 में वियना की संधि हुई। जो वियना कौन है, वियना क्या है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब वियना में चार ऐसे क्षेत्र थे, देश थे जो वियना की संधि किए थे, जिसमें ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ये चारों मिलकर संधि किए और इन्होंने नेपोलियन को हराया। इनके हराने का यही उद्देश्य था कि ये नेपोलियन के क्षेत्र प्रदेश जो भी उसने क्षेत्र जीते हुए थे, ये लोग उसको बांटना चाहते थे कि ये नहीं कि जिसको वो जीता है नेपोलियन उसको दे दें, ये लोग चारों आपस में ही इसको बांटना चाहते थे। इस सम्मेलन की, वियना की जो संधि थी, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। और इस सम्मेलन में 1815 की वियना की संधि तैयार की, और वियना की संधि में फ्रांसीसी क्रांति के वियना की संधि के द्वारा जहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो उनके बेटे थे, लड़के थे, जो संतान थे, वहाँ को उनके लड़कों को, और भी जो क्षेत्र थे, जो राजा थे, जो राजवंश थे, वहाँ पर उनके बेटों को वहाँ की गद्दी प्रदान हुई, वहाँ के वो राजा बन गए। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान था तो लुई 16वां था, तो लुई 16वां के मरने के बाद उसका पुत्र जो है लुई 17वां, वो उसको गद्दी पर वहाँ पर बैठाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग ये चाहते थे, जो चारों ये क्षेत्र थे, वो उन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे जिसको नेपोलियन के माध्यम से बनाया गया था। अब इन्होंने संधि में जो है क्या क्या इन्होंने चीज़ें की, ये यूरोपीय राज्य व्यवस्था में बदला, संधि में इन्होंने क्या निर्णय लिया। संधि में इन्होंने ये निर्णय लिया कि जीते गए जो क्षेत्र हैं वो उनको, जीते हुए क्षेत्रों को लौटाएं। जो भी नेपोलियन ने जीते हुए क्षेत्र प्राप्त किया है वो उनको लौटा दे। अब उनको लौटाने का मतलब है कि वो चारों आपस में इसको बांट ले, इसको पहले बता चुके। दूसरा है फ्रांस के चारों तरफ राज्यों का घेरा, अर्थात फ्रांस को उन्होंने चारों तरफ अलग अलग राज्यों से उसको घेर दिया ताकि फ्रांस का विस्तार ना होने पाए। फिर तीसरा है नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास। ये पहले बता दिए कि नेपोलियन ने जो भी राजवंशों को जीता था उनको फिर से इन लोगों ने पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया, और इनका ये उद्देश्य था कि मजदूर वर्ग से टैक्स वसूलना। इनका ये था कि जो भी मजदूर वर्ग होंगे उनसे इन्होंने टैक्स वसूलने का प्रयास किया। जैसे कि जो नेपोलियन था वह जितने भी राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाता था, वहाँ के लोगों से वो टैक्स वसूलता था, और इतने अधिक मात्रा में वो टैक्स वसूलता था कि जिससे अपने उन्हीं टैक्स के माध्यम से वह अपने लोगों के खर्च को देखता था। अब वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन जो व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति स्वीकार नहीं करती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। तो इस तरह से देखें कि सेंसर इनका जो उद्देश्य था ये उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी, इस तरह से अगर हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े जो स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार जो झलक रहे थे, ये फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़वादी व्यवस्था के आलोचक जो उदारवादी थे, ये राष्ट्रवादियों के द्वारा उठाए गए एक मुख्य उनका मुद्दा था। ये वो चाहते थे कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता से ये
उस राजा के, उन निरंकुश राजा की गतिविधियों को, उसके कार्यों को वो आसानी से जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम आज ये वाला वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको बुक से फिर से पढ़ लीजिएगा। नाउ थैंक्स।